देखिएगा 3 कंसेप्ट है यहाँ पे। कंसेप्ट 1, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस। कंसेप्ट 2, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फंडिंग वेरियस नीड्स। कंसेप्ट 3, सोर्स ऑफ फाइनेंसेस। कंसेप्ट 1, financial needs of a business. Business enterprises needs fund to meet their different type of requirement. अब ध्यान से देखिएगा, ये है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आपको दिख रहा है। अब टाटा मोटर्स के डिफरेंट नीड्स को आप कितनी तरह से ग्रुप कर सकते हैं? तो इस टाटा मोटर्स का टोटल नीड्स 3 तरह के हो सकते हैं। 1, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। 2, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। 3rd, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बिजनेस एंटरप्राइज का फाइनेंशियल नीड्स कितने तरह के होते हैं, तो आप कहेंगे कि एक बिजनेस एंटरप्राइज का फाइनेंशियल नीड्स 3 तरह के होते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। अब आता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। अब है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स क्या होता है। देखिएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड, सच नीड्स जनरली रेफर टू दोज रिक्वायरमेंट विच आर फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 5 years to 10 years। यानी कि जब टाटा मोटर को पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए 5 साल से 10 साल तक वो यूज होगा। अब ये क्या हो सकता है? टाटा मोटर को प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, टाटा मोटर को लैंड खरीदना है, टाटा मोटर को बिल्डिंग खरीदना है। सो दिस ऑल फंड्स, जो ये ऑल रिक्वायरमेंट है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को क्रिएट करता है। ऑल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा are considered as a long-term financial needs। तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स हैं, लैंड खरीदना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स हैं, बिल्डिंग खरीदना बनाना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स हैं। तो इसके लिए जो पैसा लेगा टाटा मोटर, वो बोल के लेगा बिटवीन 5 years to 10 years। Fund required to permanent or hardcore working capital should also be procured from the long-term sources। तो ये है लॉन्ग टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स कहाँ से जन्म होता है? बिल्डिंग से, प्लांट एंड मशीनरी से, लैंड से एंड लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल से। तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है कि क्या लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म से फाइनेंस होता है, आंसर इज यस। अब दूसरा आता है हमारे पास मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। देखिएगा, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स पैदा होता है बहुत सारे चीजों से। इसका भी पीरियड इज मोर देन 3 years बट नॉट एक्सीडिंग 5 years। अब ध्यान से, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स क्रिएट कैसे हुआ? कंपनी को ब्रांडिंग के लिए बहुत बड़ा पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाना है। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म में आया, लेकिन पब्लिसिटी, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर ब्रांडिंग द प्रोडक्ट, ये मीडियम टर्म में आया। Such type of expenses, publicity, advertisement, branding, can be written off over the period of 3 to 5 years. These are also called as a deferred revenue expenses। इसके लिए जो पैसा चाहिए, fund required for those are classified into
funds required for those are classified into the category of medium term financial needs. इसको हम मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड कहते हैं। तो आपको याद रहे, अगर लॉन्ग टर्म है तो 5 ईयर्स से ज़्यादा अप टू 10 ईयर्स, मीडियम टर्म है तो 3 ईयर्स से ज़्यादा अप टू 5 ईयर्स। अब आता है शॉर्ट टर्म नीड। शॉर्ट टर्म नीड क्या होता है? सच टाइप ऑफ फाइनेंशियल नीड्स arises to finance current asset such as stock, debtor, cash, minimum cash, etc. Investment in these assets is also known as meeting of working capital requirement of the organization. The main characteristic of short-term financial needs is that they arise for the short period of time, not exceeding the accounting period, that is 1 year. तो अभी आपने देखा कि अगर आपसे पूछा जाए, पहला कंसेप्ट आपने पढ़ा फाइनेंशियल नीड ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल नीड ऑफ बिजनेस 3 तरह के होते हैं: लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स 5 to 10 ईयर्स होता है, मीडियम टर्म 3 to 5 ईयर्स होता है एंड शॉर्ट टर्म लेस देन ईयर होता है। लॉन्ग टर्म में एग्जाम्पल आपने देखा लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। मीडियम टर्म में आपने ह्यूज प्रमोशनल कॉस्ट, ब्रांड बिल्डिंग, गुडविल बिल्डिंग आपने देखा। एंड शॉर्ट टर्म में आपने वर्किंग कैपिटल देखा, जैसे कि आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, WIP पे, फिनिश गुड्स पे, डेटर मैनेजमेंट पे, ये सारे खर्चे होते हैं। तो आपके पास 3 हैं। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप अपना क्लास नोट में देखिए और क्लास नोट में अंडरलाइन कीजिए। देखिएगा, ये क्लास नोट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ में तो आ गया, लेकिन एग्ज़ाम में आप लिखना कैसे शुरू करेंगे और कैसे फिनिश करेंगे, ये बहुत बड़ा लफड़ा है। इसलिए क्लास नोट्स होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए क्लास नोट्स आपको दिया गया है। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। अब पहला आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। अब देखिएगा, सच नीड्स जनरली रेफर टू दोज रिक्वायरमेंट ऑफ विच आर फॉर पीरियड एक्सीडिंग 5 to 10 ईयर्स। अंडरलाइन कीजिएगा, एक्सीडिंग 5 to 10 ईयर्स। एक्सीडिंग 5 to 10 ईयर्स अंडरलाइन कर दिया आपने। ऑल इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, अंडरलाइन कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग आर कंसीडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। आगे देखिएगा, फंड्स रिक्वायर्ड टू परमानेंट और हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल शुड ऑल्सो बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। इसमें आप अंडरलाइन कीजिएगा, परमानेंट और हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल, यानी कि हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल वन एंड सेम होता है। अब आता है हमारे पास मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स अंडरलाइन कीजिएगा। आप देखिए, आपके क्लास नोट में है, सच रिक्वायरमेंट रेफर टू दोज फंड्स which are required for a period exceeding 1 year but not exceeding 5 years, यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा और 5 साल से कम है। बाय एंड लार्ज ये 3 to 5 ईयर्स कहलाता है, बट 1 ईयर से ज़्यादा होता है, 5 ईयर से कम होता है। अंडरलाइन कीजिएगा, exceeding 1 year but not exceeding 5 years. For example, if a company resort to extensive publicity and advertisement campaign, then such type of expenses may be written off over 3 to 5 years. तो अंडरलाइन लीजिएगा 3 to 5 years and advertisement campaign. ये आप अंडरलाइन कीजिएगा। आगे लाइन है, these are called the deferred revenue expenditure fund required for this classified in the category of medium term financial needs. अब आपके पास है short term financial needs. Such type of financial needs arises to finance current asset such as stock, debtor, cash, etc. Underline कीजिएगा, stock, debtor, cash, etc. Investment in these assets is known as meeting of the working capital requirement of the concern. Underline कीजिएगा, meeting of working capital requirements. आगे, the main characteristic of short-term financial need is that
they rise for a short period of a time not exceeding the accounting period, that is 1 year. अंडरलाइन कीजिएगा, for a short period of a time not exceeding the accounting period, that is 1 year, 1 year का. अब मुझे लगता है कि अगर फाइनेंशियल नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया तो आप आराम से लिख सकते हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी. कंसेप्ट 2, बेसिक प्रिंसिपल फॉर फंडिंग वेरियस नीड्स और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फंडिंग वेरियस नीड्स. देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ फंडिंग आर फॉलोइंग depending upon the borrower's levels of operation. Borrower's levels of operation. ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल कहता है कि borrower's लेवल के ऊपर ये सिद्धांत है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं. अब ये सिद्धांत क्या है? बात वही घूम फिर के आ रही है, डिपेंड करता है पर्पस पे. प्रिंसिपल, पर्पस, जो पर्पस है वो पर्पस 3 हो सकता है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, देन अगेन करंट एसेट. 3 चीज की पर्पस है. अब ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है. अगर नॉन करंट एसेट लेना है तो सिद्धांत है कि आपको या तो इक्विटी रेज करने पड़ेंगे या लॉन्ग टर्म लोन लेने पड़ेंगे. ध्यान से देखिएगा, जैसे ये टाटा मोटर है, टाटा मोटर के पास यानी कंपनी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? या तो ये इक्विटी दे रहा है, उसके बदले में पैसा ले रहा है, या ये डेट दे रहा है, डेट इंस्ट्रूमेंट. डेट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लिखित पत्र, लिखित पत्र, लिखित पत्र. पत्र जैसे क्या है, आप अब दोस्तों में भी कहते हैं, आपका दोस्त कहता है कि मैं तेरे को 5 लाख रुपया दूंगा, तो आप क्या कहते हो? लिख के दे. क्या कहते हो? लिख के दे. ठीक उसी प्रकार से जब कंपनी कहती है तू मुझे 5 लाख दे और मैं तेरे को इंटरेस्ट के साथ दूंगा, तो इन्वेस्टर कहता है, जो पैसा लगाता है, कहता है लिख के दे. तो कंपनी इशू कहती है, इसको कहते हैं इशूअर कंपनी. तो टाटा मोटर बिकम इशूअर. तो आगे मैं जब टर्म यूज करूंगा इशूअर, तो इशूअर इज अ कंपनी जो इशू करता है. इशू, तो जो कंपनी के पास फंड कहां से आएगा? कंपनी या तो इक्विटी देगा या डेट इशू करेगा, या तो इक्विटी इशू करेगा या डेट इशू करेगा. डेट इशू करने का मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा. बड़े सिंपल सा सवाल है. तो अगर कंपनी को, जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, आप देख लीजिएगा, पर्पस, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, टाइप ऑफ बोरोइंग, इक्विटी और लॉन्ग टर्म लोन है. अगर नॉन करंट एसेट लेना है तो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि कंपनी को नॉन करंट एसेट के लिए इक्विटी या लॉन्ग टर्म लोन ही इशू करना चाहिए. बोरोवर नेचर क्या है, यानी कि जो कंपनी ले रही है उसका नेचर क्या है? अगर स्टार्टअप है तो उसको इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म में विश्वास करना चाहिए. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमईज है तो रखना चाहिए. मिड कॉर्पोरेट है, लार्ज कॉर्पोरेट है, सभी को अगर नॉन करंट एसेट लेना है तो इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म से फंड रेज करना चाहिए. ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा. तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टार्टअप है तो कहां से पैसा रेज करना चाहिए? इक्विटी डाइल्यूट करके लेना चाहिए. मैं हमेशा इस सिद्धांत को बोलता हूं. कई लोग कहते हैं कि साहब इक्विटी डाइल्यूट करने से कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा. मैं कहता हूं कि आपके पास 20% आपका स्टेक है, 30% स्टेक है, 30% के स्टेक का $5 मिलियन वैल्यू है. चलो जी, $1 मिलियन छोड़ो, 500 करोड़ है. 30% का 500 करोड़ आपको ज्यादा अच्छा रहेगा रादर 90% का 5 करोड़, 30% का 500 करोड़. तो स्टार्टअप में मैं हमेशा मान देता हूं कि इक्विटी को डाइल्यूट करने में बहुत ज्यादा फाइट नहीं है. देयर इज नॉट अ बिग फाइट, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल अ बिग फाइट. अगर स्टार्टअप है तो इक्विटी डाइल्यूट करो या लॉन्ग टर्म लोन लो. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, वो भी इक्विटी डाइल्यूट कर सकता है, कॉर्पोरेट बिग जायंट भी कर सकता है. बट ये निर्णय का कुछ है. प्रिंसिपल ये है कि नॉन करंट एसेट की फंडिंग चाहिए तो आपको अपनी इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा, इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा या बॉन्ड इशू करना पड़ेगा. करंट एसेट है तो आपको लॉन्ग टर्म लोन लेना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि करंट एसेट कई बार लेस देन 1 ईयर होता है. हार्डकोर करंट एसेट है, अच्छा, तो आपको शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा. लार्ज कॉर्पोरेट करंट एसेट के लिए यही लेता है. तो आपके एग्जाम में अगर सवाल आता है कि
व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, तो आप यही बोलेंगे कि प्रिंसिपल डिपेंड करता है कि बोरोवर कौन है। अगर बोरोवर स्टार्टअप है तो प्रिंसिपल ये है कि उसको इक्विटी या डेट इशू करना चाहिए नॉन करेंट एसेट के लिए। अगर वो बोरोवर बड़ा कंपनी है तो भी नॉन करेंट एसेट के लिए इक्विटी और डेट का सहारा लेना चाहिए, ये सिद्धांत है। अगर वो एसएमईज हैं तो भी नॉन करेंट एसेट के लिए इक्विटी और डेट ही इशू करना चाहिए। अगर वो मीडियम कंपनी है तो करंट एसेट के लिए भी बैंक से लोन ले लेना चाहिए, जो कि ऑपरेशन से चुका के दे सकते हैं। और अगर छोटी सी कंपनी है तो उसको करंट एसेट के लिए उसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लेना चाहिए, और लार्ज कॉर्पोरेट हाउस है तो करंट एसेट के लिए शॉर्ट टर्म लोन ही लेना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है प्रिंसिपल की, कहाँ से पैसा लेना चाहिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल गवर्निंग। डिपेंड करता है कि बोरोवर कौन है, तो बोरोवर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। सो बिसाइड द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस would also decide the type of the borrowing. Nature of the business क्या है वो भी borrowing decide करना है। Generally it can be borrows like, अगर early stage funding है और nature of business बहुत ज़्यादा high uncertainty है, then source of fund equity mainly angel funding होनी चाहिए। अगर early stage है और nature of business high uncertainty है तो nature of business तो source of fund equity होना चाहिए, mainly angel funding होना चाहिए ताकि promoter डूबे नहीं। अगर अर्ली स्टेज है एंड हाई टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी है तो इक्विटी, वीसी फंडिंग, डेट फंडिंग लेना चाहिए। तो यानी नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करेगा कि हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होगा, कहाँ से लेंगे। तो अगर आप एंजल फंडिंग है, आप स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप के केस में भी डिपेंड करता है कि आप कैसे ले जाते हैं, आपके पास टाइप ऑफ बोरोइंग क्या है, आपको ज़रूरत क्या है, हाउ यू आर गोइंग दिस इज। तो स्टेज पे दिखता है। अगर आपका बिजनेस का अर्ली स्टेज है, जिसको हम अर्ली स्टेज कहते हैं, उसको और बहुत हाई अनसर्टेनिटी है, तो आपको इक्विटी और मेनली एंजल फंडिंग से लेना चाहिए। तो आप डाइल्यूट करो इक्विटी को। अगर हाई टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी है तो इक्विटी और वीसी से आप पैसा ले सकते हो, डेट से पैसा ले सकते हो, बिकॉज आपको लगता है कि बिजनेस सर्वाइव कर जाएगा। तो अर्ली स्टेज पे इक्विटी और डेट दो ही तरीका बच गया है, वीसी भी बच गया है। ग्रोथ स्टेज है, मॉडरेट टू लो अनसर्टेनिटी है, डेट लो, वीसी लो, प्राइवेट इक्विटी लो। प्राइवेट इक्विटी हम बाद में बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या है। स्टेबल स्टेज है, लो अनसर्टेनिटी है तो लोन लेना चाहिए। अगर स्टेबल है तो कंपनी को लोन ले लेना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि कमा करके दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जब मैं फ्यूचर में आऊँगा तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन आपको समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट दिस ऑल अबाउट इज। तो ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल गवर्न करता है कि बिजनेस क्या है और बिजनेस का स्टेज क्या है। अगर अर्ली स्टेज है, हाई अनसर्टेनिटी है तो इक्विटी, मेनली एंजल फंड। हाई टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी है तो इक्विटी, वीसी और डेट। अगर ग्रोथ स्टेज है, मॉडरेट टू लो अनसर्टेनिटी है तो डेट, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी। अगर स्टेबल स्टेज है तो नो इक्विटी डाइल्यूशंस, लो अनसर्टेनिटी तो आप डेट से काम करा लो, कोई दिक्कत नहीं। आप सर्टेन हो तो पक्का आप काम कर लोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दिस, राइट। दैट्स व्हाट द थिंग्स वर्क्स ऑन। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। अंडरलाइन कीजिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फंडिंग द वेरियस नीड्स। प्रिंसिपल ऑफ फंडिंग आर फॉलोइंग डिपेंडिंग अपॉन द बोरोअर्स लेवल ऑफ ऑपरेशन। इसमें कॉलम आप देख रहे हैं। अब आप कॉलम 1 में देख रहे हैं स्टार्टअप, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिड कॉर्पोरेट। और फिर आप देखते हैं पर्पस क्या है इनका, नॉन करेंट एसेट। तो प्रिंसिपल और टाइप्स ऑफ बोरोइंग क्या होगा, इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन। अंडरलाइन कीजिएगा, स्टार्टअप, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिड कॉर्पोरेट, लार्ज कॉर्पोरेट। पर्पस नॉन करेंट एसेट अंडरलाइन कीजिएगा। टाइप्स ऑफ बोरोइंग इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लोन कीजिएगा। सेकेंड आप देख रहे हैं मीडियम टर्म लोन फॉर एसएमईज। पर्पस आप देख रहे हैं करंट एसेट। अंडरलाइन कीजिए लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, यानी इक्विटी डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड आप पॉइंट देख रहे हैं लार्ज कॉर्पोरेट, बहुत बढ़िया, पर्पस है करंट एसेट। अंडरलाइन कीजिएगा शॉर्ट टर्म लोन। इसके अलावा आपको दिया गया है बिसाइड द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस वुड ऑल्सो डिसाइड द टाइप ऑफ बोरोइंग। नेचर ऑफ बिजनेस में डिसाइड करेगा। जनरली इट कैन बी एज फॉलोज। अंडरलाइन कीजिएगा। आगे जो आपके पास फिर से टेबल आ रहा है, इस टेबल में देखिएगा स्टेज, अर्ली स्टेज,
यानी कि बिल्कुल बिजनेस जन्म लिया है। हाई अनसर्टेनिटी अंडरलाइन कीजिए और अंडरलाइन कीजिए इक्विटी मेनली एंजल फंड। एंजल फंड क्या होता है कि आपने जैसे ही बिजनेस शुरू किया और आपके पास पैसा नहीं है तो जो एंजल्स होते हैं, जो परियां होती हैं, आपको पैसा दे दे के आपके सपनों की नगर में लेके जाने की कोशिश करती हैं, वो पैसे देते हैं। एंजल फंडिंग खास करके अर्ली स्टेज में जो यंग लोग होते हैं, मैं वीसी फंडिंग कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, अमेरिका जैसे कंट्री में बहुत होता है। क्योंकि अमेरिका में आप लैंड में पैसा लगाओगे तो टैक्स लग जाएगा, बाकी जगह पैसा लगाओगे तो टैक्स लग जाएगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं, यंगस्टर के आइडियाज़ पे वो पैसा लगाते हैं। बढ़ गया तो कई गुना, डूब गया तो कोई बात नहीं। इंडिया में क्या है कि एंजल फंडिंग अब बहुत सारे आने लगे हैं, बहुत सारे आने लगे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन एंजल फंडिंग करने लगे हैं। आज से 20 साल पहले एंजल फंडिंग चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि अगर पैसा है तो आप ज़मीन खरीदते थे, फ्लैट खरीदते थे, उसमें छोड़ देते थे। लेकिन आज की सरकार इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि आप इस तरह से बेनामी प्रॉपर्टी खरीद के नहीं रह सकते। रदर कई सारे लॉयर्स बेनामी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि यंग जनरेशन जैसे आप जैसे लोग हैं, आपके पास आइडियाज़ है, तो एंजल फंडर उनको पैसा दे देंगे। यानी कि आपको कहेंगे आप बिज़नेस करो और बिज़नेस में सक्सेसफुल हुआ तो हम लोग बांट लेंगे, पैसे के लिए आपका बिज़नेस आइडिया मरना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं एंजल फंडिंग। तो आपके पास सपना होता है, उस सपने के पंख जो है वो एंजल फंडिंग लगाते हैं। ये सपनों की परी है, देखिएगा आपका आइडियाज़ को यूं उड़ा के लेके जा रही हैं और आप नाच रहे हो इस स्वर्ग में, तो आपके स्वर्ग का रास्ता ये परियां खोल देती हैं। ये एंजल फंडिंग है। बहुत सारे एंजल फंडिंग है इंडिया में, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। हाउ टू, अगेन अर्ली स्टेज है, हाई टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी, इसमें भी इक्विटी वीसी वेंचर कैपिटल है। वेंचर कैपिटल एंजल फंडिंग का नेक्स्ट लेवल का होता है। असल में देखिएगा जो अर्ली स्टेज बिजनेस है उसकी फाइनेंसिंग 3 जगह होती है। एक होता है इनक्यूबेटर, दूसरा होता है एंजल फंडिंग, तीसरा हो जाता है वीसी राउंड। उसके बाद आप आईपीओ वगैरह जो भी चले जाते हो। तो इनक्यूबेटर क्या मतलब क्या होता है? इनक्यूबेटर आप समझते हो, जैसे मुर्गी है, ये मुर्गी अंडा दे रही है, मुर्गी आपने देखा ही है, अंडा दे रही है। अंडा क्या हुआ, क्या होगा, अंडा अगर छोड़ देगी, अंडा अगर खत्म हो जाएगा तो अंडा से चूजा नहीं मिलेगा। तो मुर्गी क्या करती है, मुर्गी आप देख रहे हैं यहाँ पे, मुर्गी अंडे को से रही है, इसको हम कहते हैं सेकना, मतलब उसको गर्मी देती है, गर्माहट देती है, उसको कहते हैं इनक्यूबेटर। तो जैसे आपके पास आइडिया आ गया, उससे बच्चा नहीं निकला, जस्ट एक आइडिया है, आई वांट टू डू दिस, आप जाओगे इनक्यूबेटर के पास, मेरे को आइडिया है, मेरे को पैसा दो, वो आपके आइडिया को सेकेगा, वो पैसा देगा। कैसे सेकेगा? पैसा देगा, और पैसा दे करके उसमें से चूजा निकलेगा। सो दैट कॉल्ड इनक्यूबेटर। अब चूजा तो निकल गया, अब उसको बचाना है, बिल्ली से बचाना है। बिल्ली से बचाना, चूजे के ऊपर सबसे पहले किसकी नज़र होती है? बिल्ली की। अब बिल्ली की नज़र है, बिल्ली की नज़र है, बाकियों को सांप की नज़र है, इन सब की नज़र है। अब फिर से पैसा चाहिए, अब उड़ने के लिए पैसा चाहिए, तो कौन आ जाएगा? एंजल फंडिंग। अब एंजल फंडिंग आगे आ गया तो अब उसके बाद और पैसा चाहिए, एकदम टेकअप करके हवाई जहाज की तरह उड़ने के लिए, तो वहाँ पे आ जाएगा वीसी। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये तीनों स्टेज है। तो वेरी अर्ली स्टेज पे इनक्यूबेटर होता है जो ऐसे करते हैं, फिर एंजल फंडिंग होते हैं, फिर वीसी फंडिंग होते हैं। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हाई टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी में भी इक्विटी, वीसी एंड डेट जाना चाहिए। ग्रोथ स्टेज मॉडरेट टू लो अनसर्टेनिटी में भी डेट, वीसी एंड प्राइवेट इक्विटी जाना चाहिए। हम प्राइवेट इक्विटी के बाद में करेंगे। स्टेबल स्टेज लो अनसर्टेनिटी में हम डेट से लेंगे, जब अनसर्टेनिटी कम हो तो डेट लेके हम काम चला देंगे। तो आप अंडरलाइन कीजिएगा अर्ली स्टेज हाई अनसर्टेनिटी, अंडरलाइन कीजिए इक्विटी मेनली एंजल फंडिंग। हाई टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी अर्ली स्टेज इक्विटी वीसी डेट। ग्रोथ स्टेज मॉडरेट टू लो अनसर्टेनिटी, अंडरलाइन कीजिएगा डेट वीसी प्राइवेट इक्विटी। स्टेबल स्टेज लो अनसर्टेनिटी, अंडरलाइन कीजिएगा डेट। तो आपको यह समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ फंडिंग क्या है। ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है एंड स्टेज ऑफ बिजनेस क्या है। इन दोनों के बेसिस पे प्रिंसिपल ऑफ फंडिंग डिपेंड करता है। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ फंडिंग समझ में आ गया तो आप अपने दोस्तों को एनी टाइम क्लास के बारे में ज़रूर बताएंगे। अब हम आ रहे हैं कॉन्सेप्ट 3, सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस देखिएगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस कितने हैं, कहां कहां से कंपनी बिजनेस पैसा ले सकता है। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जितने सोर्सेज हैं उनको बोल देता हूं और एक कॉलम में आता रहेगा। तो आप लिखेंगे कंपनी कैन हैव अ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस।
This serial number 1, long term, medium term, short term. This serial number 1, long term में इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर्स. गुड. इक्विटी शेयर आपको अच्छी तरह से पता है, कंपनी इक्विटी शेयर दे रही है, उसके ऊपर पैसा लेती है. मैं इक्विटी शेयर को एक्सप्लेन करके आपका मूड ऑफ नहीं करना चाहता, क्योंकि 12th क्लास से आप इक्विटी शेयर पढ़ रहे हैं. अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बोल दिया जो पिछले वाले से मैच नहीं करेगा तो आप पुट ऑफ हो जाएंगे, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ. शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर. नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर. नंबर 3 रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग का मतलब कि कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. नंबर 4 डिवेंचर और बॉन्ड्स. देखिए, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स आर द सेम थिंग. जो पत्र लिख के दिया जाता है कि मैं पैसा दूंगा, इनके ऊपर चार्ज होता है कंपनी का एसेट का. तो डिवेंचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप, व्हाटएवर माइट बी. और उसके बाद लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. 7 नंबर पे है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक. लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक ये शॉर्ट टर्म होते हैं लोग, हालांकि आजकल कमर्शियल बैंक भी लॉन्ग टर्म लोन देते हैं. 8 वेंचर कैपिटल फंडिंग, वीसी फंडिंग. 9 एसेट सिक्योरिटाइजेशन. 10 इंटरनेशनल financing like euro issues, that can be ADR, GDR, etc. आपसे पूछा जाए कि कितने तरह के लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, तो आप आराम से एक मेमोरी कोड भी याद कर सकते हैं. कैसे याद करेंगे? आराम से आप निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं. SP रॉय. क्या लिखेंगे? SP रॉय. क्या लिखेंगे? SP रॉय ने डिवेंचर और बॉन्ड इशू किया. डिवेंचर और बॉन्ड इशू किया. लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिया. लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिया. लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक लिया. 7 हो गया. 3 लोन हो गए और उधर SP रॉय हो गया. तो SP रॉय ने क्या किया? SP रॉय ने लोन लिया. क्या लिया? लोन लिया. कैसे? SP रॉय ने डिवेंचर इशू किया, लोन लिया. पहला लोन किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, देन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के बाद क्या हुआ? कमर्शियल बैंक से लिया. 7 हो गया. उसके बाद जुआ खेला. 8वें नंबर पे क्या हुआ? जुआ खेला और सब कुछ हार गया. और हारने के बाद वो डेट सिक्योरिटाइजेशन किया, मतलब गिरवी रखा. जुआ खेला, वीसी मतलब जुआ है और उसकी है. तो जुआ खेला और क्या हुआ? भाग गया इंटरनेशनल. तो आपको अगर 10 के 10 याद रखने हैं तो आप कैसे याद रखेंगे? SP रॉय ने डिवेंचर इशू किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लोन लिया, कमर्शियल बैंक से लोन लिया. 8वें नंबर पे जुआ खेला, 9वें नंबर पे एसेट गिरवी रखी और 10वें नंबर पे फॉरेन भाग गया. तो जरा फिर से बोल के देखिए. SP रॉय ने डिवेंचर इशू किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लोन लिया, कमर्शियल बैंक से लोन लिया, जुआ खेला, वीसी जुआ खेला, वेंचर कैप जुआ खेला, डेट सिक्योरिटाइजेशन गिरवी रखी एसेट और फॉरेन भाग गया. पूरे के पूरे 10 आपको याद है. तो ये जो 10 हैं ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है, लॉस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है. जो कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस करना, अगर लॉन्ग टर्म रेज करना चाहती है तो इक्विटी शेयर के थ्रू करेगी, या प्रेफरेंस शेयर के थ्रू करेगी, या रिटेन अर्निंग को प्लाउ बैक करके करेगी, या डिवेंचर इशू करके करेगी, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगी, या फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लोन लेगी, या कमर्शियल बैंक से लोन लेगी. कमर्शियल बैंक भी आजकल लॉन्ग टर्म देते हैं. या वीसी कैपिटल से वीसी से लोन लेगी, या डेट सिक्योरिटाइजेशन करेगी, या लास्ट में आपको पास इंटरनेशनल फंडिंग से लेगी. ये 10 सोर्सेस हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सोर्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये 10 के 10 आप याद रखिए. और इन्हीं में से आपको मीडियम टर्म भी मिल जाएंगे. अब ये आ रहा आपका मीडियम टर्म. मीडियम टर्म में क्या है? प्रेफरेंस शेयर, सिर्फ शेयर हट गया, इक्विटी शेयर हट गया, बाकी सब सेम चल रहा है. प्रेफरेंस शेयर चल रहा है. नंबर 2 पे डिवेंचर एंड बॉन्ड्स आ गया. पब्लिक डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 years. पब्लिक डिपॉजिट आ सकता है. दैट्स अ पब्लिक डिपॉजिट, मतलब बैंक कैन गिव अ शेयर. मैं इसको डिटेल में आगे बढ़ाऊंगा. मीडियम टर्म लोन्स, दैट इज कॉल्ड
फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से ले सकता है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से ले सकता है। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से होता है लीज। लीज जो है आपके पास, इससे आपको मीडियम टर्म लोन ले सकते हैं आप। लीज है, लीज फाइनेंसिंग, हाफ परचेज फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बैलिंग, दिस इज कॉल्ड ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये फॉरेन फंड में होता है, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। यूरो इशू कर सकता है ऑफकोर्स फॉर द मीडियम टर्म के लिए। फॉरेन करेंसी बॉन्ड, FC बॉन्ड ले सकता है मीडियम टर्म में आराम से। और दिस आर द पॉइंट। तो आपके पास अगर आता है कि मीडियम टर्म लोन क्या क्या हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे 8, आपके स्क्रीन के सामने साफ दिख रहा है। प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 years, मीडियम टर्म लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, लीज फाइनेंसिंग, हाफ परचेज फाइनेंसिंग, नेक्स्ट है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यूरो इशू एंड फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। इन सभी के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगर हम यहीं पे आपको समझाने लगेंगे तो आप सोर्स ऑफ फाइनेंस ही नहीं समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ मुझे आपको नाम बताना है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम क्या है, मीडियम टर्म बोरोइंग के नाम क्या है, एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग के नाम क्या है। अब आता है आपके पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहाँ से आएगा? ट्रेड क्रेडिटर, यानी ट्रेड क्रेडिट से आएगा। एक्रूड एक्सपेंसेस एंड डेफर्ड इनकम। एक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब काम करा लिया लेकिन पैसा बाद में देना है। डेफर्ड इनकम, पैसा पहले ले लिया, काम बाद में करना है। शॉर्ट टर्म लोन लाइक वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, यहाँ से आपके पास आता है। फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और लेस, फिक्स्ड डिपॉजिट में 1 साल से कम का काम किया। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स, ये हमारे पास इनकम है। वेरियस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म हम प्रोविजन रखते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहाँ से हो सकता है, मीडियम टर्म बोरोइंग कहाँ से होता है, एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहाँ से हो सकता है। आपके पास क्लास नोट दिया हुआ है, आप उसको जरूर एक बार अंडरलाइन कर लीजिए मेरे साथ। लॉन्ग टर्म कॉलम में शेयर कैपिटल अंडरलाइन कीजिए, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर अंडरलाइन कीजिए, रिटेन अर्निंग कीजिए, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अंडरलाइन कीजिए, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से अंडरलाइन कीजिए, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक से अंडरलाइन कीजिए, वेंचर कैपिटल फंडिंग से अंडरलाइन कीजिए, एसेट सिक्योरिटाइजेशन से अंडरलाइन कीजिए, इंटरनेशनल फंडिंग को अंडरलाइन कीजिए। अब आप आ जाइए मीडियम टर्म। प्रेफरेंस शेयर को अंडरलाइन कीजिए, डिबेंचर को कीजिए, पब्लिक डिपॉजिट में ड्यूरेशन ऑफ 3 years को अंडरलाइन कीजिए। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है हम आपको बताएंगे आगे। मीडियम टर्म लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मीडियम टर्म कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, 1 to 5 years के बीच में जो लोन आप लेते हैं, मोर देन 1 year, लेस देन 5 years, वो आपका मीडियम टर्म लोन है। लीज एक्सक्लूसिवली मीडियम टर्म लोन है, अंडरलाइन कीजिए लीज। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECB अंडरलाइन कीजिए, एंड फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स अंडरलाइन कीजिए। FC बॉन्ड भी इसको बाद में कहा जाएगा। आई लेट यू नो व्हाट द FC बॉन्ड्स आर। ये पूरा 8 खत्म हो गया। अब आप अंडरलाइन कीजिए शॉर्ट टर्म में ट्रेड क्रेडिटर है। एक्रूड एक्सपेंसेस को अंडरलाइन कीजिए, डेफर्ड इनकम को अंडरलाइन कीजिए। शॉर्ट टर्म लोन लाइक वर्किंग कैपिटल फ्रॉम कमर्शियल बैंक, शॉर्ट टर्म लोन कमर्शियल बैंक को अंडरलाइन कीजिए। फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और लेस, इसको अंडरलाइन कीजिए। मैं फिक्स्ड डिपॉजिट आगे समझाऊंगा, बहुत अच्छा से समझाऊंगा। एडवांस रिसीट फ्रॉम द डेटर्स अंडरलाइन कीजिए, ये शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल है। वेरियस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो आपके पास फंड होते हैं वो कर लीजिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में 10 का 10 आइटम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको याद है। मीडियम टर्म में 8 का 8 आइटम आपको याद है। शॉर्ट टर्म पे 6 का 6 आपको याद है। आपको अच्छी तरह से पूरे के पूरे 6 याद है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं
एनी टाइम क्लासेस के बारे में। हम कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए आपका रिज़ल्ट ही सब कुछ है।